मैं डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने पिछली क्लास में बात की थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत की थी। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत की थी और उसमें हमने फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने ये जाना था कि सेल क्या होते हैं, फिर हमने जाना सेल कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हमने बात की। फिर हमने चालक के बारे में बात की, दो प्रकार के चालक और एक कुचालक या अधम चालक जिसे कहते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। और उसके बाद हमने बात की थी कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब जरा इसमें समझने की कोशिश करो, इन दोनों में जरा हम अंतर समझें कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, जिसको मेटेलिक कंडक्टर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। पहला तो डिफरेंस क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, फ्री अथवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में किसके द्वारा होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के द्वारा होता है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करें। यहां लिखे जैसे हम मानो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, और यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसके द्वारा होता है, ये होता है या तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें किसके द्वारा होता है, आयंस के द्वारा, यानी कि या तो होगा कैटायन के द्वारा या फिर होगा एनायन के द्वारा, धनायन अथवा ऋणायन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा समझ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि निगेटिवली चार्ज है तो इनका फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे है, निगेटिवली चार्ज है तो ये कहाँ जाएंगे, ये ओनली वन डायरेक्शन, और ये बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एक में कैटायन भी है और एनायन भी है, धनायन भी है और ऋणायन भी है। कैटायंस कैथोड की ओर, एनायंस एनोड की ओर गमन करते हैं, इसलिए इसमें दोनों इलेक्ट्रोड की होगा। इसमें केवल जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होता है। तीसरा समझ, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। इसमें जो संगठन है, रासायनिक संगठन, वो समान बना रहता है। इसका मतलब समझो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले और विद्युत धारा प्रवाहित करने के उपरांत, आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। विद्युत धारा प्रवाहित होने के उपरांत रासायनिक संगठन समान बना रहता है। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो क्या इनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, नहीं होता। अपने घरों में जो लाइट लगी हुई है उसमें जो तार है या तो कॉपर के या फिर किसके, एल्युमिनियम के, तो इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कॉपर का वायर वर्षों तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करो वो क्या रहेगा, कॉपर ही रहता है। तो केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम या केमिकल कंपोजिशन गेट चेंज, केमिकल कंपोजिशन गेट्स चेंज। कैसे, देखो हमने लिया था NaCl, NaCl कहाँ डिसोसिएट हुआ, Na कहाँ गया, इलेक्ट्रोड पर, किसमें कन्वर्ट हुआ, सोडियम में, वाटर से रिएक्शन करके NaOH और H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्या निकला, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकली। इसी तरह से एनोड पर क्या निकली, क्लोरीन गैस। लेके हम क्या चले थे, सोडियम क्लोराइड, मिला क्या हमें, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केमिकल कंपोजिशन गेट्स चेंज, विद्युत धारा प्रवाहित होने के उपरांत इसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। चौथा है ऑन राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। और यहां ऑन राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, conductance increases।
कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन बढ़ेगा, और जितना डिसोसिएशन बढ़ेगा उतना वो आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और जितना ज़्यादा जाएंगे उतना उसका जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ क्योंकि थर्मल एजिटेशन से बढ़ जाते हैं, इस कारण से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। जो इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपवर्ती चालक में अंतर हमने देखा, इसमें मुक्त अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसमें आयनों के द्वारा, इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो, दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं आयंस। तीसरा, इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम बना रहता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और चौथा इसमें ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम होती है, या टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस इसकी बढ़ जाती है। अब पढ़ते हैं हम फैराडे का नियम। फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ फैराडे, फैराडे का प्रथम नियम। समझने की कोशिश करो उसको कि फैराडे का प्रथम नियम ये क्या कह रहा है। ये हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ले लिया, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की। तो आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का माइग्रेशन होगा, आयन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितने ज़्यादा एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितने ज़्यादा समय तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस विद्युत अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही ज़्यादा आयंस का डिपोजिशन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। मैं समझाता हूँ, एक बार वापस समझे और बात को दोबारा समझें। यही शब्द मैं बार बार बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा है। आप सुनो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड is proportional to the total electric current passed in an electrolyte। अब समझ लो कि एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, आपने समझो, जैसे मानो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने यहाँ पर वो बैटरी वही लगा दी, की लगा दिया, या मीटर लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर अब जितने ज़्यादा एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, जितने ज़्यादा समय तक फ्लो करेंगे, उतने ही ज़्यादा आयंस कैटायंस कैथोड की तरफ, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैटायंस कैथोड की तरफ और एनायंस एनोड की तरफ जाएंगे। विद्युत धारा की एम्पियर जितनी ज़्यादा होगी, उसका समय जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा समय तक प्रवाहित करेंगे, जितने ज़्यादा एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रोडों पर डिपोजिशन या लिबरेशन। डिपोजिशन और लिबरेशन क्यों बोल रहे हैं? यदि वो सॉलिड है तो डिपोजिट हो जाएगा, गैस है तो लिबरेट हो जाएगी, तो डिपोजिशन या लिबरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब वो नियम वापस बोल रहा हूँ तो कब समझना, वापस समझ आएगा कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित, निक्षेपित मतलब यदि सॉलिड है तो निक्षेपित और गैस है तो विसर्जित, निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। समझे? जैसे हमने कहा, मानो ये जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो है W, और जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की वो है Q। आप समझ रहे हो कितना अमाउंट हुआ है, या तो Q इज प्रोपोर्शनल टू W लिखा है या W इज प्रोपोर्शनल टू Q लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, ये वो विद्युत धारा है जो हमने प्रवाहित की, और ये वो जो अमाउंट है जो इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट हुआ है। W यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। Q यहाँ पर क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक करंट पास। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? IT, I करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकंड। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? IT, या W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू ZIT, और Z यहाँ पर क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, समझो बात। देखो,
ये z एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ हमने समानुपातिक का चिन्ह लगाया और इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया कि हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो z कहलाता है। z यहाँ पर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम पूछते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये कहते हैं। तो हम इसमें लिखें व्हेन I is equal to 1 एम्पियर, T is equal to 1 सेकेंड, तो W is equal to क्या आ गया, Z। अब परिभाषा आ गई हमारे पास में, इसकी डेफिनेशन आ गई कि जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। Well, 1 ampere of current is passed through an electrolyte for 1 second, then amount of substance deposited or liberated on the electrode in proportional is called electrochemical equivalence या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक आएगा तो परिभाषा क्या लिखोगे, जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई। When 1 ampere of current is passed through an electrolyte for 1 second, then amount of substance deposited or liberated on the electrode is called electrochemical equivalence। ये कहलाता है फैराडे का प्रथम नियम, या फैराडे का प्रथम नियम क्या है वो हमारे बात समझ में आ गई। तो इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, वो 4 अंतर सीखे। फिर हमने फैराडे के नियम के बारे में जाना, इसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। और फिर हमने निकाला विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, और उसके अलावा हम और कंडक्टेंस इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।